कुछ एग्जाम्स जिंदगी के संकल्प और समर्पण की कसौटी होते हैं। लोग बोलते हैं कि इस एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल चाहिए होता है। Firstly, तो आई वुड लाइक टू डिबंक दिस मिथ कि जो भी यूपीएससी क्रैक करते हैं वो कोई दूसरे प्लैनेट से आते हैं। बाद आपने कही 3 P's इंपॉर्टेंट है और एक ऐड करना चाहिए, 4th P भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाटिल। ये है कि मुझे यूपीएससी नहीं लेनी थी। कि इतने सारे इंजीनियर्स कैसे दिखते हैं ये फील्ड में, जो एक रात में सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। वो कुछ भी कर सकता है। जो गुजर गया, जो सर्वाइव कर गया वो 2 घंटे, वो इन द लिस्ट है। सो आई वुड से कि हर स्टेज का एक अलग डिमांड है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था पहली बात तो कि मैं मेंस क्वालिफाई ही नहीं हुई। तो भी कितना भी कहे तो भी एंड में हम सब ह्यूमंस हैं। कुछ दिन तो ऐसे रहेंगे जब ये आपको फील होता होगा कि यार आज नहीं होगी पढ़ाई। यू हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट योर स्कूल और कॉलेज लाइफ, क्या वो भी ये एग्जाम दे सकता है? कि जो बच्चा अपने 20s में कहीं भी बाहर ना जाके दिन में पढ़ाई कर रहा है, उसने रेजिग्नेशन उसका सबमिट किया और नेक्स्ट डे पे जस्ट कैजुअली बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। तो असली सपने वही है जो आपकी नींद उड़ा। नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, योर होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। देखने वालों, हर एग्ज़ाम सिर्फ पेपर नहीं होता। कुछ एग्ज़ाम्स ज़िंदगी के संकल्प और समर्पण की कसौटी होते हैं, और यूपीएससी उनमें से सबसे अलग, सबसे कठिन और सबसे गहरा भी। लोग बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए कुछ स्पेशल चाहिए होता है, पर मैं मानता हूँ वो स्पेशल है सोच, डिसिप्लिन और अंदर की वो आग जो कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में वो आग बैठी है, मेरी सगी बहन अंकिता पाटिल, जिसने यूपीएससी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 303 लाकर ना सिर्फ अपना सपना पूरा किया है, बल्कि एक मिसाल बन गई है हर उस इंसान के लिए जो ख्वाब तो देखता है लेकिन उसे जीने से डरता है। लेट्स वेलकम हर ऑन टू अ पॉडकास्ट एंड लेट्स नो द जर्नी बिहाइंड हर रैंक। दीदी नमस्कार। कैसे लग रहा है? यूपीएससी रिजल्ट के बाद इतने दिनों की मेहनत, इतने सालों की मेहनत अभी रंग लाई है, कैसे लग रहा है? डेफिनेटली फर्स्ट फीलिंग तो यही है कि आई एम एटर्नली ग्रेटफुल कि रैंक आई है, लिस्ट में नाम आया है एंड फाइनली इतने सालों की मेहनत रंग ला रही है। इट्स गिविंग फ्रूट्स नाउ, working for so many years and finally seeing that all those efforts are paying off. So definitely very happy, very grateful that all those years are becoming worth it today. टॉकिंग अबाउट क्रैकिंग द एग्ज़ाम, एक ये प्री कंसीव नोशन होता है कि जो ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल, एक दूसरे प्लानट से आते हैं। ये ऑनेस्टली सिर्फ मुझे नहीं, सारे एस्पिरेंट्स को या फिर जो भी लोग ये फील्ड में इंटरेस्टेड है, उन्हें ये क्वेश्चन है कि क्या ये एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है? आई मीन इफ़ यू हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट योर स्कूल और कॉलेज लाइफ, क्या वो भी ये एग्ज़ाम दे सकता है? नॉट सिर्फ गिविंग द एग्ज़ाम, बट क्या ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है? फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू डिबंक दिस मिथ कम्प्लीटली कि जो भी यूपीएससी क्रैक करते हैं वो कोई दूसरे प्लैनेट से आते हैं, वो उनका आईक्यू लेवल बहुत ही हाई होता है। येस, डेफिनेटली जो क्रैक करते हैं उनमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आईआईटीएंस है, बहुत अच्छी सर्विसेज से या बहुत अच्छा जॉब करके यहाँ पे आए हैं। सो येस, उनका प्रपोर्शन एंड रेशियो इन द पीपल ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु सिलेक्टेड is very high. It is very good definitely and that helps them a lot. वो उनका एक कॉन्फिडेंस का सोर्स होता है, बट आई वुड से दैट इज़ नॉट द नेसेसरी क्राइटेरिया, दैट्स नॉट द क्वालिफिकेटरी criteria for giving the exam. So you don't have to be from some other planet, other worldly being. What makes you different is your perspiration, your persistence, your patience. So your patience and persistence is something that makes you different, that gives you result. So सिर्फ passion होना is not necessary. It is a good thing, I would say, but that is not sufficient at all. It may help you, but it does Yes. not guarantee success. Yes, definitely. हार्ड वर्क है, बट एक ऑब्सेशन होना चाहिए विच Yes. मेक्स यू पुश थ्रू योर लिमिट्स। और एक बात आपने कही 3 P's इंपॉर्टेंट है और एक ऐड करना चाहिए, 4th P भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाटिल। सो लेट्स डिवाइड योर आंसर इन 2 इवेंट्स। एक तो पहले आपने बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स, हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, और दूसरा यू वेंट इनटू अ बिट प्रिपरेशन साइड, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट। आप स्टूडेंट कैसी थी? एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज या हाईली इंटेलेक्चुअल? लेट्स टॉक अबाउट योर स्कूल लाइफ, योर कॉलेज लाइफ, कि आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे?
सो लेट्स स्टार्ट विद योर एजुकेशन. आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, कॉलेज कहाँ से किया है, फिर उसके बाद आपने क्या किया एंड हाउ यू वर प्रोपेल्ड टुवर्ड्स दिस फील्ड. सो फर्स्टली मेरा एजुकेशन मेजरली मुंबई में हुआ है. सो आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ पवार पब्लिक स्कूल इन मुंबई itself, and after that I opted for science stream, and then I went on to pursue engineering as graduation. So I've done my engineering in IT from Mumbai itself in KJ Somaya College of Engineering. Talking about myself as a student, I would say that I was pretty much decent in academics. I would say that I टेंथ में had कितना था? 10th में I had 95.5. I अच्छा. was अच्छा, मतलब 95.5 डिसेंट मार्क्स होते हैं, ठीक है. Yeah. So yes, decent enough. I was a decent enough student. I've done my schooling from ICSE board, and then I've done my engineering in IT. So actually irony ये है कि मुझे UPSC नहीं देनी थी start से. Though I have a family background जहाँ पे there are civil servants in my family itself, but because of that actually बहुत लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से I had a source of inspiration. So बचपन का सपना था. मेरा बचपन का सपना ये नहीं नहीं था. था. मेरा बचपन का सपना ये था कि मैं UPSC ना दूँ. अच्छा, अरे बाप रे. मुझे UPSC देनी नहीं थी. From childhood मेरा liking and my passion or my drawing was towards coding and IT as a sector. That's why I always had a fascination towards computer science and coding and IT and corporate. So I wanted to have a career in that itself. But like we say that the universe plays in its own mysterious ways, and it has its own plots for you which you didn't plan, but there was another bigger plan for you. So that is something that happened in my case as well. God's plan. Yeah, we can say that. So that is something that happened in my case, because of which I switched. It was not my first plan. So after graduation I started thinking about it. During आफ्टर my ग्रेजुएशन मतलब प्लेसमेंट होने के बाद, आफ्टर यू स्टार्टेड वर्किंग, तभी आपको ये विचार आया या फिर फोर्थ ईयर के एंड में वगैरह इन योर लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग? So Actually, I was doing internships and projects in my third year, my fourth year. So उस time पे when I got an exposure or actual industry exposure, या तभी मुझे समझ आया कि यस, मुझे जितना प्यार कोडिंग से है मैं उतना कर पाऊँगी. बट व्हेन आई सी माई सेल्फ 5 years down the line, 10 years down the line, आई डोंट थिंक कि आई वुड be able to sustain in that for a long term, in terms of job satisfaction, in terms of how much or what I want from my job or my career as a whole. So I felt that that is a career path which is very much niche and very much specialized, and I wanted a more diverse job profile or a career in all. सो ऐसा रॉन्ग नहीं रहेगा बोलना कि ड्यू टू जॉब सेटिस्फैक्शन या फिर सर्विस टू द सोसाइटी यू चोज दिस फील्ड. बट एक मुझे, मी बीइंग एन इंजीनियर एज वेल, एक ये है कि इतने सारे इंजीनियर्स कैसे दिखते हैं ये फील्ड में, या फिर बेटर टू से ऐसा कोई प्रीएम्प्टिव अप्रोच है क्या कि ये पर्टिकुलर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड आपको चाहिए विच विल हेल्प यू इन योर एग्जाम? क्योंकि बहुत सारे हमें BSc ये बैकग्राउंड्स के भी लोग दिखते हैं. या फिर हाउ हैज़ इंजीनियरिंग हेल्प्ड यू? ये दो पार्ट है, हाउ हैज़ इंजीनियरिंग हेल्प्ड यू, और कि कोई ऐसा कंपलसरी है कि यही बैकग्राउंड से आप आओ फिर आपको बेटर पड़ेगा प्रिपेयर करना. Okay, I'll start with the second part of the question first. कि ग्रेजुएशन डिग्री आपकी क्या है, दैट डज नॉट मैटर. आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए. लाइक द कमीशन इज गिविंग यू द रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू basic बी, criteria. यस, यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट. सो दैट इज़ देयर. बट येस, डेफिनेटली इंजीनियर्स का रेशो जो पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है. बट आई वुड से कि ये मेरा बायस होगा प्रॉबली बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ. बट आई वुड से दैट वंस यू डन इंजीनियरिंग देन यू आर एलिजिबल टू डू Anything in the- एनीथिंग एट ऑल. जो एक रात में सब्जेक्ट निकाल लेते हैं वो वो कुछ भी कर सकता है. हमने 8 सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट एक वीक में निकाले, तो कुछ भी हो सकता है. तो इट इज़, आई वुड से कि दैट कनेक्ट्स यू मी टू योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ, कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग अ हसलर or getting things done is that's one quality that helps you, that helped me as well because of being an engineer. And second is, engineering builds an analytical mindset in you. So your analytical power is very strong because of engineering. We don't realize it because हम consciously वो चीज़ नहीं करते हैं. But when we see or when we get out of engineering and we anything,
हम कोई भी competitive एग्जाम दे रहे हैं या प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो दैट एनालिटिकल पावर इज समथिंग दैट इज आवर USP, I would say, and that helps a lot in the preparation of competitive exams as well, because हम prelims हो या फिर मेंस हो जिसमें subjective answers usually बोलते हैं कि engineers are used to writing point wise answers, and but what helps them is that they have a very good analytical mindset. So that they have a very good problem solving mindset as well. That will be helpful for them in the long term as well in the services and administration. So that is something which comes very organically to engineers. So that helped me as well in my preparation as well, and I'm hopeful that that will help me in the administration as well. So that is something that I would say that makes engineers different. I cannot advocate more about others from other graduation background because I do not have a first-hand experience. एक्सपीरियंस नहीं, वन पॉइंट आई कैन रिलेट टू अपार्ट फ्रॉम द एनालिटिकल माइंडसेट, वो आदत की टू गेट थिंग्स डन. यस, मुझे आप बता दो डेडलाइन कब है, क्या करना है, मैं कर दूंगा. मुझे पता नहीं कैसे करूंगा, But बट हो मैं कर दूंगा. आई थिंक सिर्फ यूपीएससी में नहीं, वो लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करता है. लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो ये वर्ड है ये आई गेस बहुत यूज़ होता है यूपीएससी में कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, ये होती है. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सो आई वुड से कि हर स्टेज का एक अलग डिमांड है. फॉर एवरी स्टेज यू नीड टू cater to different things. The key ingredients, the three key ingredients for all three stages. First, for prelims is the mindset. Mindset makes the difference of you being in or out of the list. Then second, for mains is your strategy, that how well do you strategize your strongs and strengths, and how well do you even out your weaknesses or fill up your loopholes or gaps, whatever they are. And third, I would say, is interview. I would say for interview, what is more important is you being more and more alert and more focused when in the interview room in front of the chairman. So that is what, these are the three ingredients that make the differentiation factor. जो गुजर गया, जो सर्वाइव कर गया वो 2 घंटे, वो इन द लिस्ट है. कट ऑफ So everything comes down to your mindset during those 2 hours. यस डेफिनेटली. अच्छा, और ये पॉइंट आपने अच्छा कहा कि एक फिक्स सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस नहीं, मतलब सोर्सेज ज़्यादा नहीं रखने, कम सोर्सेज रखने. क्योंकि एक ये बहुत बार आपने भी सुना रहेगा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो है ही और शी शुड नो एवरीथिंग अंडर द सन. ऐसा एक बहुत रहता है कि आपको, तो एक ये है कि फिक्स सिलेबस है, आप यू गो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और सोर्सेज कम रखो. और एक ये है कमिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ये न्यूज़पेपर रीडिंग का कितना इम्पोर्टेंस है. क्योंकि कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था वन ऑफ द यूपीएससी क्रैकर, तो उसने कहा कि इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, कि इट्स नॉट नेसेसरी कि यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स डेली वगैरह. आपका कैसा था, न्यूज़पेपर रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? यस डेफिनेटली न्यूज़पेपर, और आई वुड से करंट अफेयर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन. सो वो सोर्स आपका कोई भी हो सकता है. So newspaper is the most tangible and the most accessible source to that. So I would say कि initial phases में जब हम just start कर रहे हैं, newspaper पढ़ना becomes very essential in order to not just know or have a general awareness, but to prepare a certain kind of mindset that is conducive to the exam. जो हम editorial pages होते हैं या जो भी, it helps you in building an opinion. And like you said, it's very personal कि तुम रोज़ भी पढ़ सकते हो. The main thing is कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द थीम्स एंड द इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन. मीन्स हर न्यूज़ के नहीं तो कोई एस्पिरेंट्स क्या हो जाता है कि बहुत ही एक्साइटमेंट में और पैशन में 4 कलर के हाइलाइटर लेके बैठ जाएंगे, न्यूज़पेपर का हर एक लाइन हाईलाइट करते बैठेंगे, क्लिपिंग्स निकालेंगे, हाँ, और एक इतनी बड़ी मोटी सी बुक बना लेंगे. पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बुक फिर बाद में प्रीलिम्स के वक्त रिवाइज होगी क्या. एनी सोर्स दैट यू मेक, लाइक आई सेड, रिविजन इज द की. इट शुड बी सच दैट एटलीस्ट 3 times, I would say, keep a target of revising it 3 times so that at least 2 बार वो रिवाइज हो. What do you think? कोचिंग नेसेसरी है? बिना कोचिंग के भी मतलब यू कैन प्रिपेयर वेल? क्योंकि आजकल हम लोग बहुत देखते हैं, बहुत सारे क्लासेस है, हर क्लास का 5 ईयर प्रोग्राम. अभी तो आजकल लोग 12 से भी शुरू करते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, कोचिंग नेसेसरी है या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट? See, it is a very subjective question and it is very much related to a person. Coaching, अभी what are you saying when you say that मैंने coaching ली है या मैंने classes? There are 2 parts to it. आप foundation course लगा सकते हो, आप mentorship program लगा सकते हो, आप test series लगा सकते हो. So any 3 stages of these. So it is very much subjective to you.
मुझे वो लगाना या नहीं. इफ़ यू थिंक दैट द कोर सब्जेक्ट्स दैट आर देयर, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर इकोनॉमी, बहुत बार ऐसे होता है कि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं या जो दे आर नॉट अवेयर ऑफ सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अब मैं इंजीनियरिंग से हूँ तो मुझे इकोनॉमी की पढ़ा ही नहीं है कभी भी, तो कैसे पता होगा रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, वो पढ़ना पड़ेगा. अगर मुझे लग रहा है कि स्टैंडर्ड बुक सोर्सेज से पढ़ के मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं लगा सकती हूँ फाउंडेशन. दैट इज देयर ऑनलाइन, देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज दैट आर अवेलेबल, एवरीथिंग बिकम वेरी एक्सेसिबल, सो दैट इज ऑल्सो देयर. सो इट इज अ पर्सनल डिसीजन एंड अ पर्सनल कॉल दैट यू नीड टू टेक बेस्ड ऑन हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग, हमारे कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. द मेंटालिटी यू हैव ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन, क्योंकि आपने जैसे कहा ये एक मैराथन है. एक ही दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो. एक साल आप प्रिपरेशन करते हो, फिर रिजल्ट आता है और उसमें भी क्वालिफाई हो या ना हो. आपका थर्ड अटेम्प्ट था, राइट? पहले 2 अटेम्प्ट्स में यू डिडंट क्वालिफाई. तभी कैसे लगा था? क्योंकि पूरे साल आप प्रिपेयर करते हो, घर पे बैठते हो, कहीं जाते नहीं, एंड देन तो भी फेवरेबल रिजल्ट नहीं आता. हाउ मच टोल डज इट टेक ऑन योर मेंटल हेल्थ? सो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला पहले भी कि यूपीएससी की एग्ज़ाम एक मैराथन है. ये एक 100 मीटर या 400 मीटर स्प्रिंट नहीं है. हमें मैराथन दौड़नी है. लंबे और रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा. यस, लंबी रेस का घोड़ा बनना ही पड़ेगा. एंड वैसा ही माइंडसेट और वैसा ही टेम्परामेंट और पेशेंस ज़रूरी है. सो जैसे आपने बोला कि ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था. फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं हुई थी. सो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रही थी, तो वो टाइम कुछ गैप्स थे, कुछ आई थिंक जो मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैंने क्रैक नहीं कर पाई वॉज माई माइंडसेट अगेन, और टेम्परामेंट, जो पेशेंस था, जो हम बोलते हैं स्टील नर्व्स या आयरन स्टील नर्व्स, वो नर्व्स मुझ में तब तक बिल्ट नहीं हुई नहीं थी. हुए. तो प्रीलिम्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक नहीं हुआ तो डेफिनेटली बहुत दुख तो होता ही है. दुख होना, ये ना होना, आई वुड से बहुत क्लीशे सा आंसर है, तो दुख तो होगा Of course ही, यार, आप किसे मेहनत दुख नहीं करते हो, होगा. नहीं होते, आपको दुख तो होगा. दुख तो होता ही है. बट एक चीज़ जो मैंने उसके बाद की थी कि मैंने जॉब छोड़ दी. उसके बाद एक ही हफ्ते में मैंने जॉब छोड़ दी. मुझे That would have been a tough decision, यस जॉब छोड़ना, यस क्योंकि पे स्केल अच्छा था. यस. तो वो कैसे था, तभी कैसे लगा जॉब छोड़ते वक्त? सो यूजुअली लोग एग्ज़ाम के पहले जॉब छोड़ते हैं ये सोच अच्छा, के इसकी एक थोड़ी बैक स्टोरी दूंगा. सिंस आई एम अ ब्रदर, उसने हमें बोला ही नहीं था कि उसने जॉब छोड़ी. उसने रेजिग्नेशन उसका सबमिट किया और नेक्स्ट डे पे जस्ट कैजुअली बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है. यस, रादर नेक्स्ट डे से ज़्यादा मैंने 7 दिन के बाद बताया था. अच्छा हाँ, 7 दिन बाद बताया था, राइट? 7 दिन बाद तब मैंने तक हम बताया लोग को था. लगा था हाँ यार, ये जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है. तो क्योंकि वो किसी को समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो टाइम कोविड के बाद का था, तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था. तो किसी को पता ही नहीं चला कि मैं घर पे ही थी एनीवेज, तो किसी को पता ही नहीं चला कि जॉब तो है ही नहीं, बेरोजगार हो गई हूँ मैं 1 हफ्ते से, किसी को पता ही नहीं है. तो हमें लगा लैपटॉप कुछ यूज कर रही है तो कर रही होगी. सो यस, जॉब मैंने छोड़ दी थी. वो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था. डिफ़िकल्ट डिसीजन तो था ही, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था और एक टर्निंग पॉइंट भी था मेरे पूरे जर्नी में, क्योंकि आई थिंक वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ. इवन दो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कोई भी सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस या एविडेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने जस्ट अभी मेरी प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुई थी. और ऐसे नहीं कि 1 या 2 मार्क्स से छूटी थी, काफ़ी मार्जिन से काफी छूट marks गई, से 4-5 क्वेश्चन से छूट गई थी. तो ऐसा तो कोई भी सोर्स नहीं था कॉन्फिडेंस के लिए, खुद में विश्वास दिखाने लायक कोई भी एक चीज़ नहीं थी कि हाँ, पर एक गट फीलिंग था कि हाँ, अगर मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर पाऊँ तो मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी अब तक तो है कि और थोड़ा पुश कर दूँ तो शायद प्रीलिम्स क्रैक हो जाए. उसके बाद सेकंड टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैं मेंस दे रही थी. फॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्लियर हो गई, मेंस दे रही थी और मेंस मेरी 1 मार्क से रह गई थी. मेंस मेरी एक क्लियर mark से नहीं हो just गई. तो क्या होता है too कि close yet too far. यस, सो हमें वो टाइम पे मार्क्स समझ नहीं आते. वी जस्ट गेट टू नो कि हम लिस्ट में है या नहीं, दोज पीपल हु क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू. तो वो टाइम पे मैं क्वालिफाई नहीं हुई थी. उस टाइम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अरे हम मेंस की कट ऑफ तो क्लियर कर जाएंगे, तो एटलीस्ट इंटरव्यू का चांस तो मिल जाएगा. ये तो पता नहीं है कि फाइनल लिस्ट में होंगे या नहीं, पर एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन थी कि कट ऑफ तो क्लियर कर पाएंगे. तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था पहली बात तो कि मैं मेंस क्वालिफाई ही नहीं हुई हूँ. तो वो पैच बहुत वो डिफिकल्ट. दिन याद है
कैसे लगा था तभी, क्या वो- फीलिंग्स थे अंदर? वो दिन या आई थिंक उस दिन वो सिंक इन ही नहीं हुआ था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेंस नहीं हुआ है। तो बाकी फिर दूसरा दिन मुझे याद है, क्योंकि फिर दूसरे दिन सब ऐसे कंसोल करते हैं कि चलो इट्स फाइन, बट और ज़्यादा एक थिंग था कि इवन दो मेरा फर्स्ट मेंस था, मेरा राइटिंग अच्छा था, या आई वाज समवेयर, आई हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, बट सम थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, एग्जीक्यूशन की कमी थी या कुछ। तो एक डायलॉग कांस्टेंट था सभी से कि अरे फर्स्ट मेंस था, हमें सब लग रहा था कि प्रॉबेबली चांसेस है, पर नहीं हुआ। तो वो थिंग मुझे बहुत हिट कर गई सेकंड डे पे। और सेकंड डे मुझे याद है मैं घर पे आके मैंने बस अपने आप को खुद लॉक कर लिया, एंड आई वाज जस्ट क्राइंग फॉर 5 मिनट्स। नोबडी न्यू कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ, सबको लगा चलो ये वापस चली गई अंदर रूम में, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट। वो आई थिंक बहुत हफ्ते लगे, 2-3 हफ्ते लगे फॉर मी टू कम आउट ऑफ इट। सो यहाँ पे आई वुड से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत टोल ले लेती है। आपने कैसे आपके मेंटल हेल्थ को हैंडल किया? आई मीन डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पे लोग बात नहीं करते। सोशल मीडिया हो या फिर अभी 12 फेल आई थी, उसमें देखा कि रिलेशनशिप कैन ऑल्सो प्ले अ गुड रोल, बट इन जनरल डिस्ट्रैक्शंस को आपने कैसे हैंडल किया? सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो, आपने आपका सोशल मीडिया अकाउंट था, डिलीट किया, छोटी छोटी चीज़ें। यस, सो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी शादी है, उसका उसकी फंक्शन शादी है, है। यस डेफिनेटली इसकी शादी है, उसका उसका बर्थडे है, Birthday है। तुम्हारा बर्थडे है, पर तुम फिर भी यू चूज नॉट टू गो एनीवेयर। तुम इतने सारे चीज़ों में भी तुम ये चॉइस करते हो कि मुझे स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना है, मुझे फिर भी पढ़ना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। और वो तुम खुद को इतने बार फोर्स करते हो वो चीज़ करने के लिए कि तुम जब कहीं बाहर जाते हो तो वो गिल्ट वाली फीलिंग आती है, अरे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अरे मैं बाहर टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। तो वो चीज़ भी है, वो सेकेंड पार्ट ऑफ दैट इज़ ऑल्सो देयर, जो हम यूजुअली इग्नोर कर जाते हैं या हमें रियलाइज़ नहीं होती है। तो वो गिल्ट कॉम्पोनेंट भी होता है, बट डिस्ट्रैक्शंस आई वुड से हमें आना चाहिए कि हम साइड में रख दें। अभी मेरा सोशल मीडिया अकाउंट तो था मेरा, बट इट वाज वेरी मच मिनिमल, मैं इतनी एक्टिव नहीं थी। कॉलेज से अकाउंट था तो मैंने डिलीट वगैरह नहीं किया, मैंने फ़ोन पे मेरे अकाउंट्स थे, बट देन मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप्स का नोटिफिकेशन बंद कर दिया था। सो मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैं डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होंगी, मैं टेम्प्ट ही नहीं होंगी कि मैं फ़ोन चेक करूँ। सो दैट वाज अ चेक जो मैंने खुद पे लगाया था। तो हर कोई अपने हिसाब से चेक लगाता है, कोई डिलीट ही कर देता है या कुछ। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट डिलीशन या कंप्लीट आइसोलेशन में अकेले एक बबल में जाना इज़ नॉट कंड्यूसिव, वो सही वो बात भी नहीं है। घातक होता है हाँ काफी। राइट, तो यू शुड नो टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो भी कितना भी कहे तो भी एंड में हम सब ह्यूमंस हैं। कुछ दिन तो ऐसे रहेंगे जब भी आपको फील होता होगा कि यार आज नहीं होगी पढ़ाई, या फिर एक बर्नआउट जो हम बोलते हैं, उसे कैसे आप हैंडल करते थे? आपको कभी ऐसा फील होता था या नहीं, आप यू आर ऑब्सेस्ड विद इट कि नहीं आज करना है, आज करना है? कैसे लगता था आपको? एवरीडे आपको सेम फीलिंग रहती थी कि यस आज पढ़ने मिलेगा, कुछ नए सीखने मिलेगा, या फिर कभी लगता था यार बस हो गया, आज थकान आ गई है? कैसे था? आई बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट कि हर रोज़ वो पैशन और वो जेस्ट और वो एनर्जी तो नहीं रहती। तो इट इज़ वेरी इजी टू से कि अरे वो ऑब्सेशन रहता है, येस ऑब्सेशन रहता है टू क्लियर द एग्ज़ाम, पर हर रोज़ पढ़ने का वो ऑब्सेशन नहीं होता। कभी यू विल बी डाउन, कभी यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, बट आई वुड गो आउट ऑन अ लिम एंड से कि आफ्टर अ पॉइंट पढ़ाई बोरिंग हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे नहीं है रोज़ नया किताब पढ़ रहे हैं। साल भर वही पढ़ना है सही फिर से। वही साल भर वही पढ़ना है, और साल भर सिर्फ एक ही बार एक किताब नहीं पढ़ रहे, हम साल भर 100 बार वही एक ही किताब पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। आफ्टर अ पॉइंट तुम्हारा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद हम वही पढ़ रहे हैं, तो नया कुछ पढ़ ही नहीं। यस वैल्यू एडिशन होता है, ये होता है, बट ऑल इन ऑल ये एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी की है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ शोइंग अप। तुम्हें बस रोज़, ठीक है तुम 10 घंटे मत पढ़ो, पर तुम्हें रोज़ पढ़ना है। तुम अगर रोज़ पढ़ रहे हो, मन नहीं कर रहा है फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, कुछ ना कुछ मैं लिख रही हूँ या फिर मैं पढ़ रही हूँ, या सिर्फ गो थ्रू कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, वैलिडेशन कर रही हूँ, जो भी है, यू जस्ट हैव टू शो अप। दैट इज़ अ वेरी बिग लेसन इन योर लाइफ एज वेल।
just showing up whenever you feel like you cannot do it, but still you pick yourself up and just show up. और एक बात जो है प्रेशर हैंडलिंग, अभी थोड़ा हमारे सोसाइटी में एक रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, या फिर लेट्स टेक योर केस, आपने जॉब छोड़ी बट आपके साथ जो फ्रेंड्स थे जो अभी भी जॉब कर रहे हैं या फिर एमबीए गए, बाहर एमएस गए, तो कभी कुछ लगता था, फीलिंग फोमो एक आता था या फिर फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट कि यार इसकी सैलरी इंक्रीमेंट आ गई, यार ये गाड़ी नहीं ले रहा है, घर ले रहा है, कुछ भी हो रहा है और मैं यहाँ पे घर पे बैठी हूँ, जॉब नहीं, सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ लगता था तभी? वो कैसे था, वो फीलिंग कैसे था? सो प्रेशर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है ये एग्ज़ाम में, सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने का नहीं, बट हम जिसे सोसाइटल प्रेशर बोलते हैं वो भी बहुत होता है, या जो एट टाइम्स हम खुद पे जो प्रेशर डालते हैं एंड वी एसोसिएट थिंग्स टू द रिजल्ट, कि वो बहुत होता है। यूजुअली क्या होता है एस्पिरेंट्स में कि वी मेक द एग्ज़ाम समथिंग वेरी बिग, या दैट इज़ द ओनली थिंग इन आवर लाइफ। फर्स्ट थिंग वी नीड टू रियलाइज़ कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, ये हमारी पूरी लाइफ नहीं है, इससे बढ़कर भी पूरी ज़िंदगी है, वो तो है। बट रिजल्ट्स डेफिनेटली हमें ऐसे ही काम करना है कि हमें रिजल्ट मिले, बट नहीं मिले फिर भी बहुत ही निराश होने की या पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। दैट इज़ वन पॉइंट। हर बार हम अभी कॉलेज वाले मिलते हैं या फ्रेंड्स के साथ, एक तो मैं बहुत कम मिलती थी, और जब भी मिलती थी तो साल में एक बार हो गया या बहुत रेयरली, तो तब तक सबके हर साल इंक्रीमेंट हो गए तुझे होते पता है हैं। मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई। हाँ, हर साल। और हम इंसिडेंटली हम बराबर वो इंक्रीमेंटल पीरियड के बीच में ही मिलते थे, तो सबकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, कोई नया गाड़ी ले रहा है, कोई नया घर ले रहा है, सो दैट इज़, या कोई किसी की शादी हो रही है अब तो इट इज़ लाइक वो हर कभी कभी ऐसा लगता है अरे हर कोई आगे बढ़ते जा रहा है एंड आई एम स्टक इन दैट साइकिल। वो बहुत एक कॉन्शियस थॉट होता है कि मैं एक साइकिल में फंसी हुई हूँ या मेरा लाइफ पॉज पे चला गया है। सो टू ओवरकम दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आई फील। हम क्या भूल जाते हैं इस साइकिल में आने के बाद कि हम वी आर इन्वेस्टिंग द ईयर्स ऑफ आर 20s। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेकेड्स इन योर लाइफ, फेज ऑफ योर लाइफ। नॉट इन द सेंस कि आप यंग हो और आप कुछ भी कर सकते हो वो टाइम, नहीं, आप 30s में भी बहुत सारी चीज़ें कर, 40s 50s 70s में भी बहुत चीज़ें कर सकते हो। यंग होने का फैक्टर नहीं है वो, द फैक्टर इज़ कि दैट इज़ अ पीरियड जहाँ पे यू हैव द लग्जरी टू और केपेबिलिटी कि आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओ, आप अलग अलग फाउंडेशंस बना पाओ अपने। तो वो टाइम बाद में नहीं आता, वो टाइम 30s में या 40s में नहीं आता जब अपनी फैमिली। मुझे लगता है ये टाइम अच्छा भी है इन्वेस्ट करने के लिए, Yes. बिकॉज आप सबसे एक्टिव रहते हो, यस तो इट्स गुड, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, एनर्जी अच्छी रहती है, सो इट्स ऑल्सो अ गुड टाइम यस टू गेट इनटू द प्रिपरेशन। एक आपने एक अच्छा पॉइंट बोला शुरुआत में कि यूपीएससी इज़ नॉट लाइफ, इट्स नॉट द एंड, इनफैक्ट इट्स द बिगनिंग। बहुत बार लोग सक्सेस स्टोरीज के पास देखते हैं इतने अटेम्प्ट्स के बाद या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट बहुत लोग ऐसी भी है कि सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए फिर भी पास नहीं हुए, उनके बारे में कोई बोलता नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब लेट्स इमेजिन कि इतने प्रिपरेशन के बाद भी अगर आप क्वालिफाई नहीं करते, तो भी इस एग्ज़ाम से, इस जर्नी से आप क्या सीख के जाते एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल? पहली बात तो ये है कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू तक पहुंचा है पर अनफॉर्चुनेटली उसका नाम लिस्ट में नहीं आया है, कुछ कमी रह गई है, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो सारे कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे बिल्कुल कम नहीं है। जो भी बच्चा इंटरव्यू तक पहुंचा है वो बराबरी से खड़ा हो सकता है जो लिस्ट में है। कुछ चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं करी होंगी जो जिसकी वजह से उनका लिस्ट में नाम नहीं है, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर लिए हैं, पर ये यूपीएससी की जो तैयारी है, जो जर्नी है, वो ही हमें एक तरीके से बहुत ही अलग इंसान बना देती है। हमें बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स सिखा देती है जो हमें इन द लॉन्ग टर्म हमारे लाइफ के जर्नी में बहुत काम आते हैं। फर्स्टली तो जो मेहनत हम करते हैं, जो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस दिखाते हैं, वो एक लाइफ लेसन है हमारे लिए आगे जाकर भी, कि जो बच्चा अपने 20s में कहीं भी बाहर ना जाके दिन में पढ़ाई कर रहा है और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, अपने आप को एक सर्टेन काइंड ऑफ डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन हमें इस यूपीएससी की तैयारी की वजह से आ जाता है, और जो समाज के प्रति हमारा देखने का नज़रिया है वो भी बहुत बदल जाता है। हम में एक विनम्रता आ जाती है, वी स्टार्ट सीइंग ourselves एज जस्ट वन स्मॉल डॉट इन द इंटायर यूनिवर्स। तो जो विनम्रता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, जो ये सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स है, वो हमें
इन द लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा जाती है। अभी हमने बात की कि शुरुआत में हमने बात की कि यूपीएससी की किसको देनी चाहिए। इनफैक्ट अभी आपने बात की कि इंटेंशंस आपके क्लियर रखो, नीयत साफ रखो। बट एक ये भी है, मैं बात करना चाहूँगा कि यूपीएससी किसको नहीं देनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं एक सुपरफिशियल लेवल पे लोग डिसाइड करते हैं कि अभी मैं यूपीएससी दूंगा, या फिर पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, या फिर कोई रील देख लिया, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी देख ली, मुझे भी ऑफिसर बनना है। आपको क्या लगता है कौन से लोगों के लिए ये एग्ज़ाम फिट नहीं है, या फिर ये एग्ज़ाम क्या रिक्वायर करता है कि कैसे लोग ये सर्विस में आए? बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम एडवर्टाइज कर देते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे कि चलो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और चलो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पुणे जा रहा हूँ, बैंगलोर जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ। तो बस तैयारी करने चले जाते हैं और बच्चे वहीं पे सालों साल बस तैयारी ही करते रहते हैं। और ऐसे नहीं है कि वो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, बस 3-4 महीने साल में पढ़ेंगे बस प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले, और फिर प्रीलिम्स नहीं हुई तो चलो और एक साल यहीं पे घर पे बता देंगे कि चलो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। तो इससे क्या होता है कि हम हमारे 20s में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एक्सप्लोरेशन की, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैपेबिलिटी होती है कि बहुत सारी चीज़ों में अडाप्ट कर सकते हैं, उसकी वजह से वो निकल जाती है। फाइनेंशियली हम अगर स्टेबल नहीं है, घर में पैसों की तंगी है और उसी के चक्कर में घर वाले बहुत कुछ देकर या सैक्रिफाइस करके हमारे कोचिंग की फ़ीस भरते हैं या हमारे वहाँ पे रहने की व्यवस्था करते हैं, और हम ऐसे ही उनके पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगी ऐसे बच्चों को कि आप तैयारी ना करें, ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। बहुत सारे बाकी के सेक्टर्स है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे हम करियर बना सकते हैं। सो आई वुड से ऐसे बच्चों को पढ़ाई नहीं कर यूपीएससी नहीं करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कि अगर अंकिता पाटिल को फिर से प्रिपरेशन शुरू करना होता तो वो कैसे अलग करती, या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक्स विच यू हैव लर्नड अलोंग द जर्नी कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरा स्कोर और इम्प्रूव हो सकता, तो ऐसे क्या मिस्टेक्स थे जो आपने किए प्रिपरेशन के वक्त? फर्स्ट पॉइंट आई वुड से कि जो हमारे सोर्सेस है वो मिनिमल रखे, जो रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करे। 100 सोर्सेज पढ़ने से ज़्यादा एक ही 100 बार पढ़े। सो रिवीजन इज़ द की। सो रिवीजन नीड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आई वुड से स्पेशली फॉर दोज जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाता है, तो उस चीज़ में हमारा टेम्परामेंट और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब जैसे एग्ज़ाम इवॉल्व हो रही है, जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म हो रहा है, ऐसे आई वुड से कि 50-50 रेशियो है अबाउट योर टेम्परामेंट एंड माइंडसेट एंड योर नॉलेज। या फिर आई वुड ऑल्सो गो आउट ऑन लिम एंड से कि 60-40 रेशियो है। माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि पहले माइंडसेट इंपॉर्टेंट नहीं था या नॉलेज का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। नॉलेज ऑब्वियसली ज़रूरत है, ऐसे नहीं है मैं बिना नॉलेज के तो एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाऊंगी। मैं कितना भी मेडिटेशन कर लूँ, कितना भी ध्यान लगा लूँ, ज़ेन मोड में एग्जाम हॉल में बैठ लूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्रैक कर ही नहीं पाऊंगी। तो वो तो है ही कि नॉलेज चाहिए, दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, पर टेम्परामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आई वुड से इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें खुद से झूठ नहीं बोलना है कि हाँ पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, या ये हो रहा है वो हो रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फीडबैक्स है वो अपने तैयारी में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इम्प्रूव करते रहें। हमें स्टैगनेट नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। तो फेलियर से हमें पीछे नहीं जाना है। हम अगर गिर भी गए तो हर बार गिरने के बाद भी खुद को झटक के वापस खड़ा होना है, और वापस उससे भी ज़्यादा तैयारी के साथ अटेम्प्ट देना है या टेस्ट देनी है। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा। सो वो कॉन्फिडेंस के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दीदी। नहीं मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। जब आप किसी को व्हेन समवन इज सो क्लोज टू यू, आप उसे देखते हो पूरे साल भर, इट वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, सो यू कैन कंसिडर अराउंड 4 इयर्स 5 इयर्स आप देखते हो कि एक ही रूम में बंद है, पढ़ाई कर रही है। तो जब कोई इतना पास वाला कोई क्रैक करता है, आपको पर्सनल विक्ट्री लगती है कि यार अपन ने भी कुछ तो कर लिया, ऐसे एक फीलिंग आती है। सो दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट, नॉट फॉर मी बट फॉर होल फैमिली। एंड बहुत ही अच्छा लगा। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ मैसेज? सो लास्टली मैं यही कहूँगी कि टू एवरीवन, आपके चैनल पे मोस्टली यंग पीपल है हु आर वाचिंग, या उनके लिए आई जस्ट से कि डेयर टू ड्रीम। सपने ऐसे ही रखें कि वो बड़े होने चाहिए। खरे सपने सच में जो असली सपने वही है जो आपकी नींद उड़ा दे। जो खुले आंखों के साथ सपने देखे, बड़े सपने देखे। एम फॉर द मून सो एटलीस्ट यू रीच द स्टार्स।
So that is what I would say to all the young people. आज हम विद इन द ब्रैकेट ऑफ 15 to 55 years of age जो हमारा यंग पॉपुलेशन है वो 50% से ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है. सो ये हमें याद रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के करियर के लिए या खुद के प्रोग्रेस के लिए, वो सिर्फ खुद के बेटरमेंट के लिए नहीं, बट कहीं ना कहीं वो उसका फ़ायदा या उसके रेपरकशंस नेशनल डेवलपमेंट या नेशनल गोल्स में भी रिफ्लेक्ट होंगे. हम बिजनेस चालू कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कहीं भी, सो ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए. सो डेयर टू ड्रीम एंड ऑल्सो स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल्स, डू कीप फेथ इन ऑल योर ड्रीम्स. जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ. हम अगर मेहनत कर रहे हैं सच्चे निष्ठा से या परसिस्टेंस से कोई चीज़ या काम कर रहे हैं, मैं लिख के दे सकती हूँ कि सक्सेस विल बी गारंटीड. ऐसे हो ही नहीं सकता, कोई भी ताकत आपको सक्सेस देने से रोक नहीं सकती. सो दैट इज समथिंग आई वुड से. हार्ड वर्क, smart work, and persistence is there. And lastly I would say that please do subscribe and like the channel to continue watching such good content. And I am really honored and privileged to have had such an opportunity कि मैं यहाँ पे आ सकी और दिल खोल के जो मेरे thoughts है सारे यूपीएससी के बारे में in general भी दे सकी. सो देखने वालों, जैसे दीदी ने कहा, मेहनत करते रहो ऑनेस्टली, कहीं ना कहीं तो आपका फल एक्यूमुलेट हो रहा है, आपको मिलेगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. कमेंट करो कि आपको पॉडकास्ट कैसे लगा या फिर आपको कोई डाउट्स है रिगार्डिंग यूपीएससी. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्रैक्टिस हार्ड, प्ले हार्डर. अलविदा.